स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो नंबर 5 एंड वीडियो नंबर 6 के अंदर हमने मेथड 3 ली थी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर याद है तो। अब वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर वो जो लास्ट 2 वीडियो थे उसके अंदर हमने 2 सम किए थे, जिसके अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और उसके जनरल एंट्रीज लिखते थे, बराबर। आज उसी तरह न्यू वीडियो नंबर 7 के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना ही रहे, मेथड वही है, लेकिन माइनर चेंज है, सिर्फ 2 ही चेंज। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है, लेकिन जो लास्ट 2 वीडियो के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर से जो जनरल एंट्रीज बनाते थे उसकी जगह यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला हुआ है, याद रहेगा। बस उतना ही चेंज। सेकंड चेंज ये है कि आगे के जो 2 वीडियो के अंदर हमने जो इलस्ट्रेशन 7 एंड 8 किया था उसके अंदर हम जो लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके उसका जो भी डिफरेंस निकालते थे वो हम पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाते थे। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, आप इलस्ट्रेशन 7 और 8 टेक्स्ट बुक का देखोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ओनली कैपिटल अकाउंट लिख के आया था, इसलिए हमने वो सारा प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेकिन आज जो मैं सम करवा रहा हूँ वहाँ पे कैपिटल के साथ करंट अकाउंट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर करंट अकाउंट जब भी सम में देते हैं तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको कैपिटल की जगह करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वापिस बोल रहा हूँ, कब करना है? जब आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट वर्ड दिया हो तो वो प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन का आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो वही प्रॉफिट या लॉस आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब स्टूडेंट्स आज जो मैं सम करवा रहा हूँ उसमें ये 2 ही माइनर चेंज है। एक तो जनरल एंट्रीज की जगह हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और दूसरा यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखा है, तो हम करंट अकाउंट वाला सम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम सम स्टार्ट करें तो आप प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक निकालो। टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 125। एक बार, क्योंकि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। हो गया? अब देखो, मैं पूरी डिटेल्स पढ़ रहा हूँ और साथ में पेंसिल भी रखना। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पे वो एडजस्टमेंट को नंबरिंग देंगे, जिससे हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व करना आसान रहे। तो ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9, हार्दिक एंड अल्पेश आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 5:3। दोबारा बोल रहा हूँ, देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज 5:3। तो पहले स्टूडेंट्स आप ये सेंटेंस पे अंडरलाइन कर दो। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब भी आप सम की डिटेल्स पढ़ोगे आपको जो पहला रेशियो देगा वही आपका ओल्ड रेशियो होगा। तो यहाँ पे आपको पहला रेशियो कौन सा दिया है? 5:3, तो दैट इज अवर ओल्ड रेशियो। और आपको पता है, मैंने लास्ट 2 वीडियो में भी बोला था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस वो आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आगे देखो, दे वॉन्ट टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 3:2। अब ये आपको जो दूसरा रेशियो दिया है वो न्यू रेशियो है, लेकिन ये समय आपको उसका कोई यूज़ करना नहीं है। आगे देखो, therefore they decided to have the revaluation of firm's assets and liabilities. From the following information, prepare revaluation account and balance sheet after revaluation in the books of the firm. वापिस बोलो, मैं बोलूँ वहाँ पे अंडरलाइन करना। From the following information, prepare revaluation account. तो हमने revaluation account बनाया हुआ है and balance sheet after revaluation। तो देखो हमने बनाया हुआ है balance sheet after revaluation। मतलब आपको ये 2 ही चीज़ बनाने को बोला है, इसलिए मैंने ये सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट 2 ही बनाया हुआ है। अब नीचे आपको देखो टेक्स्ट बुक में बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट हार्दिक एंड अल्पेश पार्टनरशिप फर्म बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट दिया है। स्टूडेंट्स देखो, अभी तक के लास्ट 2 सम में आपको ओनली लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट दिया था। अब ये सम में जरा ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट दिया है हार्दिक एंड अल्पेश का, उसके नीचे करंट अकाउंट दिया है। प्लीज स्टूडेंट्स करंट अकाउंट के नीचे अंडरलाइन करो, मैंने अभी बोला यहाँ पे ये सब में करंट अकाउंट दिया है तो आपको करंट अकाउंट पे ही प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पेंसिल है तो वहाँ पे लिख दो करंट अकाउंट के बाजू में प्रॉफिट और लॉस, मतलब करंट अकाउंट में ही आपको प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। हार्दिक और अल्पेश का दिया हुआ है। उसके बाद ये है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। राइट साइड एसेट्स दिया हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व्स, बिल्स रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल्स एंड कैश बैलेंस। स्टूडेंट्स पीछे नेक्स्ट पेज पे 1 नंबर 26 पे उसके एडजस्टमेंट दिए, जिस तरह हमने लास्ट 2 सम में किए थे उस तरह। लेकिन यहाँ पे हम सम की थोड़ी टेक्निक चेंज कर रहे हैं।
हम लाइक 11 में फाइनल अकाउंट में जिस तरह एडजस्टमेंट टिक करते थे या नंबर देते थे उस तरह हम यहाँ पे भी नंबर देंगे, मतलब जब भी बैलेंस शीट सॉल्व करें तो आपको ईजी रहे। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। अगेन आई रिपीट, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। तो देखो स्टूडेंट्स पीछे लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड दिया होगा फर्स्ट, तो वहाँ पे आपको नंबर 1 लिखना है। नंबर 1 इसलिए कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसलिए। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, फर्नीचर वैल्यू इज टू बी डिक्रीज अप टू 90%। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है कि जब भी अप टू या टू वर्ड आए तो आपको क्या करने का, उसके अलावा रिमेनिंग परसेंटेज या रिमेनिंग वैल्यू ही आपको क्या करने की, चेंज करने की। हम बाद में डिस्कस करें। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू में डिक्रीज बोला है, फर्नीचर की वैल्यू में। तो वापिस हम पीछे बैलेंस शीट में जाएंगे, जहाँ पे फर्नीचर लिखा होगा उसके सामने नंबर 2 एडजस्टमेंट लिखेंगे। उसके बाद थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹72,000। आपको यहाँ पे मशीनरी की नई मार्केट वैल्यू दे दी है। तो अब पीछे वापिस बैलेंस शीट में एसेट साइड देखोगे मशीनरी लिखा होगा, वहाँ पे आपको नंबर 3 लिखना है। उसके बाद दिया है फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा वहाँ पे आप IMP भी लिख लेना। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो वहाँ पे आप IMP लिखना। देखो पहले एसेट साइड कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, बराबर इन्वेस्टमेंट के नीचे होगा, तो वहाँ पे आपको नंबर 4 एडजस्टमेंट लिखना है। उसके बाद आ रहा है फिफ्थ, अगेन ये भी न्यू एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पे भी आप IMP लिखो। टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व विद ₹3600 ऑन डेटर्स। टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹3600 ऑन डेटर्स लिखा हुआ है। तो देखो एसेट साइड आपको डेटर्स लिख के दिया होगा आगे, उसके नीचे हमने लिखा होगा माइनस बैड डेट रिजर्व, लिखा है, मिला। तो वहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व के बाजू में लिखना है नंबर 5, क्लियर। उसके बाद आ रहा है 6, क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। मतलब क्रेडिटर्स को पहले हमें जो पे करना था उसमें से आपको 5,000 पे करना नहीं है। तो चेक करो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड आपको लास्ट थर्ड क्रेडिटर्स दिया होगा, मिला। तो वहाँ पे आपको 6 नंबर का एडजस्टमेंट लिखना है, क्लियर। एंड लास्ट, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹4,500 लिखा हुआ है। अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ₹4,500। तो देखो क्रेडिटर्स के नीचे ही आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के दिया है, मिला। तो वहाँ पे आपको नंबर 7 लिखना है, हो गया। मतलब हमने जो एडजस्टमेंट पढ़े वो एडजस्टमेंट को हमने क्या किया, नंबरिंग दिया। अब नंबर तो दे दिया, करंट अकाउंट भी हमने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऐसा लिख दो। मतलब ये सब में हम जो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करके हमारा जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस आपको करंट अकाउंट में लेके जाना है। स्टूडेंट्स अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो यही प्रॉफिट और लॉस हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाते, जिस तरह लास्ट सम में करते थे उस तरह। सम बहुत ईजी है, लाइक हम आगे करते थे उसी तरह, लेकिन यहाँ पे जनरल एंट्रीज की जगह आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्लियर। तो हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हम बैलेंस शीट के हिसाब से जाएंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप चेक करोगे अपनी टेक्स्ट बुक में, देखो 125 पे तो पहले क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, जिसके अंदर हार्दिक एंड अल्पेश, उसकी इनर कॉलम वैल्यू लिखी है 1,10,000 एंड 90,000। स्टूडेंट्स अगर आपने ऑन चेक टिक किया होगा तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में मैंने कोई टिक करवाया नहीं है, कोई भी टिक नहीं है, इसलिए हम बैलेंस शीट में जिस तरह उन्होंने टेक्स्ट बुक में बैलेंस शीट में लिखा है उसी तरह हम लिखेंगे। चेक कर लो लायबिलिटी साइड क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट्स, क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, हार्दिक। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो हार्दिक की वैल्यू कितनी लिखी है 1,10,000, तो हमने 1,10,000 लिख दिया। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्पेश, तो हम अल्पेश की जगह कितनी अमाउंट लिखेंगे 90,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 2 लाख। स्टूडेंट्स मैंने ये एज इट इज लिखा क्योंकि अभी मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया तो जहाँ जहाँ पे मैंने टिक करवाई वही एडजस्टमेंट आपको सोल्व करना है, और जिसमें कोई टिक नहीं वो एज इट इज आपको बैलेंस शीट में लिखना है, हो गया। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बाद क्या आ रहा है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट उसके नीचे लिखेंगे, लेकिन देखो मैंने उस पर टिक करवाया हुआ है, क्या लिखवाया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस, याद रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करने का, करंट अकाउंट उसके नीचे लिखने का हार्दिक, जिस पर उन्होंने लिखा है, कितनी अमाउंट लिखी थी 1,55,000, कितना लिखने का 1,55,000। और उसके बाद एक लाइन में छोड़ दूंगा, क्या करूंगा, क्यों, अगर प्रॉफिट होगा तो मैं उसके अंदर प्लस करूंगा, अगर लॉस है तो वो मैं क्या करूंगा माइनस। हार्दिक के बाद क्या आ रहा है, अल्पेश। तो अल्पेश की भी वैल्यू आपको लिख के दी है, कितनी दी है 1 लाख, हो गया।
उसके नीचे भी मैं एक लाइन छोड़ दूंगा। अगर प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, प्लस, और लॉस होगा तो माइनस। क्लियर। अब उसके बाद करंट अकाउंट के बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में यहाँ पे इनर कॉलम लिखूंगा क्योंकि उसमें मैंने आपको टिक किया है। लाइक हम फाइनल अकाउंट में सॉल्व करते तो उसी तरह क्रेडिटर्स में इनर कॉलम में कितना लिख रहे हैं, 35,000 हो गए। ये तो मैंने इनर कॉलम में लिखा। अब आप उसके सामने देखोगे तो हमने जो बोला उस हिसाब से टिक किया है, तो उसके ऊपर 6 नंबर का एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। तो हम पीछे जाएंगे और 6 नंबर के एडजस्टमेंट पहले पढ़ेंगे। 6 नंबर के एडजस्टमेंट में आप देखोगे तो क्रेडिटर्स अमाउंट टू ₹5,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। अगेन आई रिपीट, क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। मतलब स्टूडेंट्स पहले हमें टोटल कितना पे करना था, 35,000, लेकिन अब उसमें से हमें 5,000 पे करना नहीं है, तो उतनी क्रेडिटर्स की हमारी अमाउंट क्या होगी, डाउन होगी। डाउन मतलब डिक्रीज। याद रहेगा कितनी अमाउंट डिक्रीज होगी, 5,000, तो हम माइनस करके लिखेंगे डिक्रीज 5,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 30,000। 35 में हमने क्या किया, 5,000 माइनस किया तो 30,000 आएगा। स्टूडेंट्स याद हो तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल्स पढ़ा था। अगेन क्या कि यहाँ पे लॉस होता है और यहाँ पे गेन होता है। लॉस किस तरह होता है, अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, याद रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। मैंने ये अपने वीडियो 5 में भी एक्सप्लेन किया था। फिर भी अगर आपको पता नहीं हो तो मैंने आपको जो मटेरियल पीडीएफ के तौर पे भेजा है मटेरियल सेक्शन में, उसमें से भी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स था 35, अब कितना डिक्रीज हुआ, 5,000, मतलब मेरी लायबिलिटीज क्या हो गई, डिक्रीज। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो वो मेरे लिए गेन हुआ। गेन कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना लिखेंगे, 5,000, क्योंकि हमें तो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे कंपलसरी इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू आनी चाहिए। हो गया एडजस्टमेंट, पता चला क्रेडिटर्स लिखा था, उस पर 6 नंबर का एडजस्टमेंट था। तो वो मैंने सॉल्व किया कि क्रेडिटर्स की वैल्यू 5,000 कम हो रही है, तो मैंने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के बाद नेट अमाउंट में आउटर कॉलम में लेके आए। ये 5,000 की दूसरी एंट्री में कहाँ पे लिखूंगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिटर्स की वैल्यू डाउन होने से लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हमारे लिए क्या होता है, गेन। गेन कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड। डन। अब क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखा हुआ है तो चेक करो, आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसमें आप चेक करोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने हमने 7 नंबर का एडजस्टमेंट लिखा है। तो वापिस देखो पुरानी बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे है, तो लायबिलिटी साइड है। तो हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 90,000। अब उसके अंदर हमने कौन सा एडजस्टमेंट बोला, 7 नंबर का। तो 7 नंबर का एडजस्टमेंट आप चेक करो क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट विद ₹4,500। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा कितना, 4,500, लेकिन वो हम हमने रिकॉर्ड किया नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वो बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, ऐड होता है, क्योंकि हमें उसका इंटरेस्ट उतना पे करना है। मतलब क्या होगा, उतनी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। कितनी होगी, उतनी 4,500। क्लियर। तो 90,000 के अंदर 4,500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 94,500। डन। वापिस बोल रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लाइक फाइनल अकाउंट में करते थे उसी तरह हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने से मेरी लायबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो वो मेरे लिए क्या हुआ, लॉस। याद है ना, अगर लॉस है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना आएगा, 4,500। क्लियर, पक्का पता चला। बैंक ओवरड्राफ्ट था 90,000, उस पर 7 नंबर का एडजस्टमेंट था, उस पर इंटरेस्ट आपको क्या करना है, गिनना है। लेकिन हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है तो हमें उसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने से हमारी लायबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस। तो लॉस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। डन। उसके बाद देखोगे टेक्स्ट बुक में वापिस, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के सामने हमने कोई टिक नहीं किया है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किया है, तो वो हम एज इट इज लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट थी चेक करो, 3,500। हो गया, सिंपल। तो इस तरह मैंने अपनी लायबिलिटी साइड का क्या किया, पूरा सेक्शन कंप्लीट किया। अब मैं जा रहा हूँ एसेट साइड। एसेट साइड स्टूडेंट देखोगे तो पहले कौन सी वैल्यू दी है, लैंड एंड बिल्डिंग दी है और उसकी वैल्यू दी है 2 लाख। तो एज इट इज एसेट साइड हम क्या लिखेंगे, लैंड एंड
बिल्डिंग कितनी अमाउंट लिखी है, 2 lakhs लिखी है, तो हमने इनर कॉलम में 2 lakhs लिखा। अब चेक करो उस पर कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट था, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट था, तो फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट पड़ेंगे लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। अब उन्होंने बोला है बाय वर्ड आया तो आपको उतना ही इंक्रीज करना है, कितना बोला है 25% इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे इंक्रीज, क्लियर। अब 2 लाख का 25% करोगे तो कितना इंक्रीज होगा 50,000, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 2,50,000 हो गया। अब 2 लाख के अंदर हम कितना इंक्रीज करेंगे 50,000 तो 250 हुआ। दोबारा एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है गेन। गेन कहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, तो आप इंक्रीज वैल्यू में देख सकते हो 50,000, तो वही लिखने का। अगेन आई रिपीट इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ही आपको यहाँ पे क्या करना है लिखना है, हो गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या आ रहा है मशीनरी। अब मशीनरी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, चेक करो स्टूडेंट्स मशीनरी कितनी लिखी है 80,000। अगर आपने एडजस्टमेंट अच्छी तरह ठीक किया तो देखो मशीनरी के सामने हमने थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट ऐसा लिखा है, तो हम पीछे वापस थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000, क्या लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000, मतलब अभी मशीनरी की वैल्यू 80,000 पहले थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 72,000, मतलब नई वैल्यू आपको रेडीमेड दे दी है। तो स्टूडेंट आप बोर्ड पे देख सकते हो पहले 80,000 थी, अब कितनी हुई 72,000, मतलब कितना कम हुआ 8,000। तो 8,000 हम क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे, क्योंकि डिक्रीज होगा तभी ये वैल्यू डाउन होगी, क्लियर। वापिस एसेट्स से एसेट्स क्या होगा डिक्रीज, तो रूल्स के हिसाब से देखोगे तो अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो वो हमारे लिए लॉस होता है। लॉस कहाँ पे आता है डेबिट साइड, किसका था मशीनरी का था, तो हम क्या लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज के सामने देख सकते हो 8,000, तो हम यहाँ पे कितना लिखने का 8,000 हो गया। अब मशीनरी के बाद आपको क्या आ रहा है चेक करो फर्नीचर, तो फर्नीचर वापिस एसेट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आपको दी है 40,000, तो हमने इनर कॉलम में 40,000 लिखा। अब उसके सामने हमने कौन सा एडजस्टमेंट लिखा हुआ है नंबर 2, तो हम नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्या लिखा है फर्नीचर वैल्यू इज टू बी डिक्रीज अप टू 90%। स्टूडेंट्स अप टू 90% के नीचे अंडरलाइन करो, मतलब पहले हम 100% के लेवल पे थे, अब हम कितना डिक्रीज होके आए 90% लेवल तक आए, मतलब 100 पे से हम 90% तक लेवल पे आए, मतलब हमने टोटल कितना वैल्यू डिक्रीज किया 10%। स्टूडेंट्स याद रखना 2 या अप टू ऐसा वर्ड आए तो आपको रिमेनिंग परसेंटेज या रिमेनिंग वैल्यू इतनी क्या करने की डिक्रीज करने की। तो पहले अप टू 90% बोला, इसका मतलब क्या हो गया आपको 10% डिक्रीज करना है। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 40,000, तो 40,000 का 10% आप डिक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 4,000, तो आफ्टर कॉलम में कितना आएगा 36,000। अब फर्नीचर की वैल्यू 40,000 थी, अब कितना डिक्रीज हुआ 4,000, तो 36,000 आया। तो एसेट्स वापस बोलो क्या है डिक्रीज, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए लॉस हुआ, तो लॉस के ऊपर हम कहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, क्या लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, क्या लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना आएगा 4,000 हो गए। अब फर्नीचर के बाद आपको क्या दिया है इन्वेस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट में हमने कोई टिक की नहीं है, तो वो एज इट इज हम बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट था इन्वेस्टमेंट का 60,000, तो एज इट इज हमने 60,000 लिखा हो गया। उसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हम इनर कॉलम में लिखेंगे, कितनी अमाउंट थी 45,000, इनर कॉलम इसलिए लिखा क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट था। अब एडजस्टमेंट की अमाउंट नंबर कौन सा था 4th। स्टूडेंट्स 4th नंबर पे मैंने IMPF को करवाया है, तो जरा 2 बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुन लो। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगेन आई रिपीट बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा, जो बैलेंस शीट में दी गई है वो वैल्यू याद रहेगा, इज 10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है, जो भी रिसेंटली मार्केट में चल रही है उससे 10,000 लेस है। क्लियर, दोबारा बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू इज ₹10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है वो मार्केट वैल्यू से 10,000 कम है।
उसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10,000। फिर भी अगर आपको पता नहीं चले और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन बोले तो आप सिंपल याद रखो, कॉमन सेंस से सॉल्व करो। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो जब लेस देन लिखा हो तो आपको प्लस करने का, मोर देन लिखा हो तो आपको माइनस करने का। सिंपल, समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू आपको जो दी गई है वो मार्केट वैल्यू से 10,000 कम है, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू 10,000 ज़्यादा है, यह रहेगा। तो आपको क्या करने का? प्लस। कितना प्लस करने का? 10,000 इंक्रीज। तो 45,000 में 10,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 55,000। दोबारा एसेट से क्या हो रही है? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होगी तो वो मेरे गेन हुआ, तो गेन कहाँ पे आएगा? क्रेडिट से। तो हम क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ? 10,000, तो हमने 10,000 लिख दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या आ रहा है? फिफ्थ, टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व रुपीज 3,600 ऑन डेटर्स। टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व ऑफ रुपीज 3,600 ऑन डेटर्स। तो आप चेक कर सकते हो, पीछे मैंने क्लोजिंग स्टॉक के नीचे डेटर्स लिखा होगा और उसके नीचे आपको टेक्स्ट बुक में माइनस बैड डेट रिजर्व करके दिया है। तो एक्चुअल एडजस्टमेंट बैड डेट रिजर्व का है। तो पहले हम क्या करेंगे? डेटर्स है, तो डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड इनर कॉलम में लिख देंगे। कितना लिखेंगे? डेटर्स 30,000, डेटर्स 30,000 आ गए। अब आपको पुरानी बैड डेट रिजर्व दी है और पीछे आपको नई बैड डेट रिजर्व दी है। बैलेंस शीट में आपको नई बैड डेट रिजर्व ही लिखनी है। तो चेक करो, पीछे नई टोटल बैड डेट रिजर्व आपको कितनी दी है? 3,600। तो आपको वही 3,600 यहाँ पे लिखने का। कितना लिखने का? 3,600। पहले तो क्या करने का? जो डेटर्स की वैल्यू है उसके अंदर नया बैड डेट रिजर्व पीछे एडजस्टमेंट में दिया है। कितना दिया है? 3,600। वो हमने क्या कर दिया? माइनस किया है। तो उस माइनस करने से कितनी अमाउंट आती है? 26,400 हो गया। डेटर्स दिया था, पीछे न्यू एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व दिया है नया 3,600। तो 30,000 में से मैंने 3,600 माइनस किया तो कितना है? 26,400। और उसकी दूसरी इफेक्ट हर बार की तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, लेकिन वो एक्सप्लेन कर उससे पहले मैंने यहाँ पे नोट्स लिखी है, आप चेक कर सकते हो। क्या लिखा है नोट में? न्यू बैड डेट रिजर्व इज मोर। अगर बैलेंस शीट में जो बैड डेट रिजर्व दी है वो ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यह रहेगा। अगर न्यू बैड डेट रिजर्व ज़्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट मतलब ओल्ड, मतलब बैलेंस शीट में दी गई और एडजस्टमेंट में दी गई वो डिफरेंस अमाउंट आपको कहाँ पे लिखने का? डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर न्यू बैड डेट रिजर्व इज लेस देन डिफरेंस अमाउंट क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आप पीछे देखो तो बैड डेट रिजर्व आपको कितना दिया है? 1,500। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। और नया बैड डेट रिजर्व कितना है? 3,600। तो कंपेयर करोगे तो नया बैड डेट रिजर्व क्या है? ज़्यादा है। कितना? चेक करो, तो नया बैड डेट रिजर्व ज़्यादा है। तो इफ न्यू बैड डेट रिजर्व इज मोर देन डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? डिफरेंस अमाउंट कैसे मिलेगी? तो नई वैल्यू कितनी है? 3,600 और पुरानी वैल्यू कितनी है? 1,500। तो उसका डिफरेंस आएगा 2,100। तो आपको कहाँ पे लिखने का? डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट में डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। नया वैल्यू था 3,600, पुराना वैल्यू कितना था? 1,500। तो कितना आएगा? 2,100। अगेन आई रिपीट, चेक कर लो। डेटर्स आपको दिया है 30,000, आपको नया बैड डेट रिजर्व दिया है 3,600। तो 30,000 में से मैंने 3,600 माइनस किया तो 26,400 आ गया। लेकिन उसकी एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगी। वापिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक बार चेक कर लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही रूल्स लेसन 5 लेसन 6 में भी आपको अप्लाई करना है। अगर नया बैड डेट रिजर्व ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर नया बैड डेट रिजर्व कम है, लेस है, तो डिफरेंस अमाउंट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ पे नया बैड डेट रिजर्व 3,600 था और पुराना था 1,500, मतलब नया बैड डेट रिजर्व ज़्यादा है तो पहला रूल अप्लाई करूंगा। नया बैड डेट रिजर्व ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए मैंने वो बैड डेट रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया। डिफरेंस नई वैल्यू में से मैंने पुरानी वैल्यू माइनस की। क्लियर है बात? मतलब ये रूल्स आपको पक्का याद रखना है। अब डेटर्स के बाद क्या आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल। लेकिन बिल्स रिसीवेबल पे आप चेक करोगे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल एज इट इज लिखेंगे। कितनी अमाउंट थी? 15,000।
उसके बाद क्या है, इनकम रिसीवेबल, अगेन चेक करो उसके भी अंदर हमने कोई एडजस्टमेंट टिक नहीं किया है तो वो भी हम एज इट इज ही लिखेंगे, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल की अमाउंट कितनी थी, 5000। उसके बाद क्या है, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस भी आपको कितना दिया है, एज इट इज 1,10,000 हो गया। मतलब मैंने अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज और एसेट साइड मैंने सब क्लियर कर दिया है। इवन आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने सारे एडजस्टमेंट भी ये टाइम में सॉल्व कर दिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गए, सेकंड भी हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन सब हो गए। अब हमें सिंपल क्या करने की, अकाउंट क्लोज करने की प्रोसीजर करने की। तो आप चेक करो, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप देखोगे तो दोनों साइड, ये साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, 50 + 10 60 + 5 मतलब कितना आएगा, 65,000। वही 65,000 आपको यहाँ पे लिखने का। अब 65,000 में से ये 4 वैल्यू में माइनस करूँगा तो उसका डिफरेंस आएगा 46,400। कितना आएगा, 46,400। वो हमें वापिस, अब यहाँ पे वापिस याद रखने का, टू पार्टनर्स। अभी तक मैं ये डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाता था, लेकिन ये बैलेंस शीट में आपको करंट अकाउंट लिखा हुआ है। तो दोबारा बोलो, जब भी करंट अकाउंट बोले तो आपको कहाँ पे लेके जाना है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, याद रहेगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स का नाम क्या है, हार्दिक एंड अल्पेश। क्या है, हार्दिक एंड अल्पेश। क्लियर। अब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वापिस बोला हूँ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो मैंने आपको पहले अंडरलाइन करवा दिया है, ओल्ड रेशियो हमारा कौन सा था, तो 5:3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो 5:3। दोबारा एक्सपेंड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे मैं रफली बता रहा हूँ। 5:3 का मतलब क्या हुआ, 5 + 3 मतलब क्या हुआ, 8 बराबर 5 + 3 = 8। तो आपका सेट क्या बनेगा, 5/8 एंड 3/8। तो क्या होगा, 5/8 एंड 3/8। तो आपकी जो वैल्यू है, डिफरेंस कितना है, 46,400। तो 46,400 इंटू 5/8 करोगे, उसी तरह 46,400 इंटू 3/8 करोगे तो आपको उसका क्या मिलेगा, डिफरेंस। जो यहाँ से हम ले रहे हैं, कितनी अमाउंट थी चेक कर लेते हैं। तो आता है 29,000 एंड 17,400। 29,000 एंड 17,400 हो गया। ये जो डिफरेंस था मैंने ये 5/8 और 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट किया, बराबर। आपको ये मैंने आगे सिखा दिया हुआ, तो उस तरह आप कर सकते हो। अब ये जो प्रॉफिट आया कहाँ पे मैं लेके गया, करंट अकाउंट में बोला हुआ है। तो करंट अकाउंट में मैंने ऑलरेडी जगह रखी हुई है, चेक कर लो। तो आप वहाँ पे ऐड करोगे, अगर प्रॉफिट है तो आपको प्लस करने का, अगर लॉस है तो आपको क्या करने का, माइनस। तो यहाँ पे डेबिट साइड इसलिए वो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो चेक करो, हार्दिक का प्रॉफिट कितना आया था, 29,000। ओके डन। 2 मिनट मैं थोड़ा इनमें लिख देता हूँ। 1,55,000 था, उसके अंदर हमने क्या किया, 29,000 प्रॉफिट ऐड किया। तो 155 में 29,000 ऐड करने से आपका इनर कॉलम में टोटल आएगा 1,84,000। क्या आएगा, 1,84,000। उसी तरह अल्पेश का कितना था, 1 लाख था, उसके अंदर वापिस उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो अल्पेश का प्रॉफिट आपको कितना दिया था, 17,400। तो वो भी मैं ऐड करूंगा। तो ये दोनों का टोटल में बाहर लेके आऊंगा, 1,17,400 हो गया। 184 + 117,400 वो दोनों का टोटल में कहाँ पे लेके आऊंगा, आउटर कॉलम में। तो वो आ रहा है 3,01,400। कितना आएगा, 3,01,400। डन। यही आपको संभालना है। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया तो यही दो प्रॉफिट में ऊपर कैपिटल अकाउंट में प्लस करता हूँ, उसके अलावा सब में कोई चेंज नहीं है। अब सब हो गया, आपको लास्ट में क्या करने का, उसका टोटल लगाने का। अगर हम सही है तो दोनों साइड की अमाउंट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो उसका टोटल कितना आ रहा है, 6,29,400, 6,29,400। क्लियर स्टूडेंट्स। दोबारा बता रहा हूँ आपको, साथ में ही सब एंट्रीज डालो और एडजस्टमेंट साथ में ही सॉल्व करो। संभालना क्या है कि अगर करंट अकाउंट है तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का। अगर करंट अकाउंट नहीं है तो वही प्रॉफिट आपको कहाँ पे लेके जाने का, कैपिटल अकाउंट। क्लियर। उसी तरह मैं आपको एक और सम समझा रहा हूँ, लेकिन वो आपको घर से खुद सॉल्व करना है अपने आप।
और नहीं पता चले तो मैंने आपको जो मटेरियल के सेक्शन में PDF भेजी है उसमें से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर भी नहीं पता चला है तो आप मेरे को कॉल करके मेरे साथ वो डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। तो ये जो मैंने सम करवाया है इलस्ट्रेशन 9, ऐसा ही सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सम नंबर 11 या रहेगा पेज नंबर 140। अगेन आई रिपीट, सम नंबर 11 पेज नंबर 140। अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है तो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप खुद घर पे करोगे। तो देखो, मंजू, प्रभा एंड मीना आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Their profit loss sharing ratio is 5:3:2। अगर मैं बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करो, their profit loss sharing ratio is 5:3:2। मैंने दोबारा बोला हूँ, जब भी आपको जो भी पहला रेशियो दे वही आपका ओल्ड रेशियो होता है। They want to change their profit loss sharing ratio to 3:2:1। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो पीछे दिया वो न्यू रेशियो ये समय हमें ज़रूरत नहीं है। Therefore they decided to revaluation the assets and liabilities of the firm। दोबारा मैं बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करना, from the following information prepare revaluation account and balance sheet after revaluation। मतलब ये सब में आपको दो ही चीज बनानी है, revaluation account and balance sheet। लाइक मैंने अभी बोर्ड पे किया है, revaluation account and balance sheet। क्लियर? सम सेम ही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस कि यहाँ पे दो पार्टनर थे और एक्सरसाइज के सम में 3 पार्टनर है और कोई चेंज नहीं। कैपिटल दिया हुआ है, करंट अकाउंट दिया है। अब करंट अकाउंट दिया है तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। मतलब अगर कोई भी डिफरेंस आता है रिवैल्यूएशन का, वो आपको कहाँ पे लेके जाने का, यही सम की तरह प्रॉफिट और करंट अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद आ रहा है 12% बैंक लोन, फिर आ रहा है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सामने की साइड लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, लेस बैड डेट रिजर्व, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश बैलेंस। स्टूडेंट्स अभी इन्फॉर्मेशन पे जरा फोकस करना है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। जिस तरह ये समय किया उसी तरह। तो देखो एसेट साइड कहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा होगा, वहाँ पे आप नंबर 1 लिखोगे। लैंड एंड बिल्डिंग के सामने बैलेंस में नंबर 1 लिखोगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10% लिखा हो। फर्नीचर की वैल्यू कितनी रिड्यूस करनी है? 10%। तो देखो वही एसेट साइड कहीं पे फर्नीचर लिखा होगा तो वहाँ पे उसके सामने आपको क्या करना है? नंबर 2। फर्नीचर के बाद क्या है? द वैल्यू ऑफ थर्ड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%। केप्ट 80% मतलब अप टू 80%, ऐसा भी बोल सकते हो। केप्ट टू अप टू सेम ही होता है। तो देखो मशीनरी लिखा होगा, वहाँ पे हम नंबर क्या लिखेंगे? 3। फोर्थ है द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। जिस तरह मैंने आगे करवाया था उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का है। आगे क्या क्लोजिंग स्टॉक में लेस देन लिखा था और यहाँ पे मोर देन लिखा है, तो यहाँ पे IMP लिखना, 4th नंबर का एडजस्टमेंट। उसके बाद है 5th टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, सॉरी वो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक पे आपके उसके सामने नंबर 4 भी लिखना है। 5th टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 2500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स लिखा हुआ है। तो देखो एसेट साइड डेटर्स में हमने माइनस बैड डेट रिजर्व किया होगा तो वहाँ पे बैड डेट रिजर्व के सामने हम क्या लिखेंगे? नंबर 5। 6 आएगा एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3000 अमाउंट द क्रेडिटर्स इज नाउ नॉट टू बी पेड लिखा हुआ है। तो आप चेक करो लायबिलिटी साइड कहीं भी क्रेडिटर्स लिखा होगा, मिला? सेकंड लास्ट, यस। तो वहाँ पे आपको नंबर क्या लिखने का? 6। एंड लास्ट 7 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। तो देखो क्रेडिटर्स के ऊपर ही 12% बैंक लोन ऐसा लिखा होगा तो वहाँ पे नंबर 7 लिखना है। लास्ट समय बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा था, ये समय बैंक लोन लिखा। क्लियर? मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एडजस्टमेंट, आपको घर से खुद सॉल्व करना है। इस तरह पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट आपको पहले बनाने की। पहले आपको क्या है? कैपिटल लिखा है मंजू, प्रभा, मीना, तो वही कैपिटल इसी तरह लिख के आपको टोटल लगा देना है। फिर आपको दिया है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में मंजू, प्रभा, मीनू है। तो क्या करेंगे? मंजू की वैल्यू लिख के एक लाइन छोड़ दोगे। फिर क्या करोगे? प्रभा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दोगे। मीना के बाद एक लाइन छोड़ दोगे। फिर क्या आ रहा है? 12% बैंक लोन, तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 12% बैंक लोन इनर कॉलम में लिखेंगे कितना? 30,000। क्लियर? कितना लिखेंगे? 30,000। अब उसके सामने हमने कौन सा एडजस्टमेंट बोला था? 7 नंबर का। तो देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। वो कितने मंथ का है? 3 मंथ का। तो हम स्टूडेंट्स बार बार पढ़ चुके हैं, जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना तो पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 12। दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ रफली। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको दिया है कितना? 30,000। कितना दिया है? 30,000। बैंक लोन के आगे देखो परसेंटेज दिया होगा 12%, तो 30,000 इंटू हम क्या करेंगे? 12%, मतलब 12/100 इंटू। अब एडजस्टमेंट में देखोगे 7 नंबर में
तो लास्ट 3 मंथ्स ऐसा बोला है। सो आपको इंटू क्या करने का 3/12, तो 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 करोगे तो आपका इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 900। कितनी आएगी 900। तो वो आपको बैंक लोन के अंदर क्या करेगी प्लस करेगी, और प्लस करने के बाद वो अमाउंट हमें कहाँ पे लेके आनी बाहर। बैंक लोन के अंदर वो इंटरेस्ट हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज, मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो वो हमारे लिए क्या होता है लॉस। लॉस कहाँ पे आता है रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। क्लियर। उसके बाद आ रहा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपको इनर कॉलम में लिखना है 40,000, याद रहेगा उस तरह। उसमें 6 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है, एंड अमाउंट ऑफ ₹3,000 अमाउंट द क्रेडिटर्स इज नाउ नॉट टू बी पेड। आगे के सम की तरह इसमें भी हमें 3,000 पे करना नहीं है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू इतनी डाउन होगी, तो क्रेडिटर्स में हमें माइनस करने का डिक्रीज 3,000, तो माइनस करके अमाउंट बाहर आएगी, और वही क्रेडिटर्स की दूसरी अमाउंट। क्यों, क्रेडिटर्स लायबिलिटी से, लायबिलिटीज की वैल्यू डाउन हो रही है तो हमारे लिए क्या होगा गेन। गेन कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखने के बाद क्रेडिटर्स अकाउंट और वो एडजस्टमेंट की अमाउंट 3,000। उसके बाद है बिल्स पेबल, लेकिन बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वही बिल्स पेबल में एज इट इज लायबिलिटी साइड लिख देंगे। हमारा लायबिलिटी साइड का सेक्शन कंप्लीट। अब हम एसेट साइड जाएंगे तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, अब इनर कॉलम में लिखोगे यहाँ पे 2 लाख से उसी तरह 1 लाख लिखने का। अब क्या बोला है कि इंक्रीज 25%, तो आपको प्लस करना है इंक्रीज 1 लाख का 25% मतलब 25,000 आएगा, तो आउटर कॉलम में आएगा 125। ये 25,000 एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो हमारे गेन हुआ। गेन कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें यहाँ पे क्या लिखने का 25,000। स्टूडेंट्स चेक कर रहे हो आप सब सिमिलर ही जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। आगे देखो उसके बाद है मशीनरी, तो मशीनरी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे 80,000 थे नहीं, और ये जो हमने सोल्व करो और वहाँ पे 50,000 लिखा है मशीनरी। अब उसमें क्या बोला है 10%, सॉरी मशीनरी में क्या बोला है 80% तक आपको रखना है, मतलब कैप 80%, मतलब कितना रिड्यूस करना है 20%। रिड्यूस मतलब डिक्रीज, तो आपको उतनी अमाउंट डिक्रीज करनी है। मशीनरी की वैल्यू डाउन होगी तो हमारे लिए क्या होता है लॉस। एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है लॉस, तो वो लॉस डिक्रीज अमाउंट हमें कहाँ पे लिखने की रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। मशीनरी के बाद क्या है फर्नीचर। फर्नीचर अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा बराबर, उसमें सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट था, तो सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में क्या लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो वापिस फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस करेंगे, नेट अमाउंट बाहर आएंगे। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए लॉस हुआ, तो हम कहाँ पे लिखेंगे अगेन कहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, याद रहेगा। मैंने ये पूरा एडजस्टमेंट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ 4th नंबर और 5th नंबर के एडजस्टमेंट के लिए। 4th दोबारा देखो मैंने आईएमपी बोला था द बुक वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू लिखा है, मतलब बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है वो मार्केट वैल्यू से 5,000 ज़्यादा है, ऐसा लिखा है मार्केट वैल्यू से 5,000 ज़्यादा है। इसका सिंपल मतलब क्या हो कि मार्केट वैल्यू 5,000 कम है, तो आपको क्या करने का क्लोजिंग स्टॉक लिखने का, उसमें से आपको डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज था यहाँ पे डिक्रीज आएगा 5,000, नेट अमाउंट माइनस करेगा। फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपको पता नहीं चले इस तरह की लैंग्वेज मैंने आगे के समय बोला, मोर देन बोला हो तो आपको लेस करने का, लेस देन बोला हो तो आपको क्या करने का प्लस, याद रहेगा। अगर हम माइनस करें तो हमारे लॉस हुआ, तो ये सब में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद है टोटल अमाउंट ऑफ ₹2,500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट्स इनर कॉलम में लिखेंगे। आपको नई बैड डेट रिजर्व की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 2,500, मैं बैड डेट रिजर्व 2,500 यहाँ पे लिखूंगा और बैड डेटर्स में से वो अमाउंट माइनस करके बाहर लाऊंगा। अब दोबारा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है। अगर एडजस्टमेंट मतलब न्यू बैड डेट रिजर्व इज मोर देन डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आप खास करके नोट पे लिख देना। न्यू बैड डेट रिजर्व इज लेस देन डिफरेंस अमाउंट क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप चेक कर सकते हो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व 2,500 दिया है और बैलेंस शीट में आपको 1,000 दिया है, मतलब एडजस्टमेंट वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू ज़्यादा है, न्यू वैल्यू ज़्यादा है तो न्यू बीडीआर इज मोर, तो डिफरेंस अमाउंट कहाँ पे आएगी डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2,500 में से 1,000 माइनस करूँगा, मैंने लिखा इस तरह टू बीडीआर अकाउंट, आपको क्या लिखने का 2,500 माइनस 1,000 मतलब यहाँ पे आएगा 1,500। हो गया, सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। अब आपको क्या करने का रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का, उसका जो भी डिफरेंस आएगा आपको करंट अकाउंट में लेके जाने का, क्योंकि ये सब करंट अकाउंट वाला है। अब यहाँ पे वो सब में 2 पार्टनर थे, यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो वो 3 पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का, करंट अकाउंट में प्रॉफिट ऐड करके बाहर लेके आने का और लास्ट में बैलेंस शीट क्या करने का मैच करने का।
मतलब ये सम नंबर आपको बोला 11 आपको घर से खुद करना है, नहीं पता चले तो आप मेरे को पूछ सकते हो। क्लियर? ओके।